नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है और उस सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर संस्कृत से प्रश्न बनते हैं। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं, कह सकते हैं कि देखिए ये वैसे तो सभी भाषाओं पर लागू होगा क्योंकि हम पैडागोजी के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और ये प्रश्न आपका जैसे संस्कृत में है तो ये हिंदी पर भी लागू हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये आप लोगों को तो मैं बधाई देना चाहूँगी नए वर्ष की कि आप लोगों का नया वर्ष बहुत अच्छा हो, बहुत मंगलमय हो, हर तरीके से मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी 2024 में आप सभी की नौकरी लग जाए, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। चलिए हम लोग संस्कृत के जो 30 नंबर से प्रश्न बनते हैं उनमें पैडागोजी के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम लेकर प्रश्नों को उपस्थित हुए हैं वही प्रश्न आएंगे, नहीं, वो प्रश्न कभी नहीं आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, प्रश्न का पूछने का तरीका ये होता है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब जैसे पहला ही प्रश्न है यहाँ पे कि पद्य शिक्षण से विधि अस्ति, यहाँ पे ये भी दे सकता है कि गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी हूबहू वही पूछा जाएगा, वो कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पूछने की मेथड, प्रश्न का स्वरूप ऐसा होगा और यही चाहिए होता है। आपको प्रश्न का स्वरूप पता होगा तो आप खुद लगा लोगे क्योंकि आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि इतनी समझ तो आप में है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक हम कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं और हमारी तैयारी कहाँ तक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को एक आखिरी मोड़ पर पहुंचा रहे होंगे। तो चलिए आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। अन्वय विधि, तुलनात्मक विधि, व्याख्या विधि अथवा प्रवचन विधि। अन्वय विधि यानी कि अन्वय छाटना, जैसे पद्य क्या होता है कि लाइन से उसका अर्थ नहीं होता है, वो बीच बीच में होता है, तो उसको अन्वय एक सीरियल से लगाना कहते हैं अन्वय विधि। तुलनात्मक विधि, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं पद्य की तो पहले उसका अन्वय करते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट अगर आप उसका अर्थ निकालोगे तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि कोई शब्द कहीं रखा होता है, वो छंद के हिसाब से इसकी रचना होती है। तुलनात्मक विधि, तुलना करना, व्याख्या विधि, व्याख्या करना और प्रवचन विधि। तो जो पद्य शिक्षण होता है, श्लोक वगैरह जो पढ़े जाते हैं, उसकी शिक्षण विधि क्या है, उसमें कौन सी विधि उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या सही होगा, प्रवच्य विधि। प्रवच्य मतलब कि पहले तो वाचन करना है ना, जब किसी श्लोक को हम पढ़ाएंगे तो उसमें वाचन करेंगे, वाचन करके तत्पश्चात उसका अन्वय किया जाता है, फिर उसके अर्थ पर जाया जाता है। तो प्रवच्य विधि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सहयोग विधि कीन नामना ज्ञायते। सहयोग विधि कीन नामना ज्ञायते, यानी कि सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता है। ज्ञायते मतलब जानना होता है, किस नाम से जाना जाता है। पारायण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि अथवा सहचर्य विधि। आगमन विधि क्या, निगमन विधि क्या होता है। निगमन विधि ये होता है कि जिसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये तो व्याकरण पद्धति के लिए उपयुक्त है। आगमन विधि क्या होता है, पहले आपको उदाहरण दे दिए जाते हैं, उसके बाद उसके नियम पर जाया जाता है, तो ये आगमन विधि होता है। सहचर्य विधि, सहचर्य मतलब मिला जुला करके आपस में सहचर्य करके। और है पहला पारायण विधि। तो सहयोग विधि को और किस नाम से जानते हैं, अब बताइए। अब आपको सहचर्य मतलब वही एक दूसरे से कंसल्ट करना। अब बताइए कि सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता हो। आगमन विधि, तो आपको सहयोग, देखिए सहयोग का मतलब है आपस में, जैसे किसी टॉपिक को दे दिया, फिर आपस में डिस्कशन करके उस पर चर्चा, इसको चर्चा भी कह सकते हैं, आपस में करके एक दूसरे का सहयोग ले करके उसकी हद तक जाना। तो ये जो सहयोग विधि है इसको एक और नाम से जानते हैं, सहचर्य विधि से। पारायण विधि क्या होता है कि जब श्लोक वगैरह हम लोग वाचन करते हैं तो उसका वाचन करते हैं, याद करते हैं श्लोकों को, तो उसे हम लोग पारायण कहते हैं, पढ़ना, उसको पारायण करना, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आज्ञाताद
ज्ञातम प्रति अज्ञाताद यानी अज्ञात से ज्ञातम प्रति ज्ञात की ओर कस्मिन विधौ वर्तते। अज्ञात से ज्ञात की ओर किसी विधि में होता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाते हैं। समवाय विधि, आगमन विधो, निगमन विधो अथवा सहचर्य विधो। सहचर्य विधो, निगमन विधो, आगमन विधो और समवाय विधो। कौन सी विधि ऐसी है जिसमें पहले अज्ञात जो आपको ज्ञात नहीं है वहाँ पर पहले प्रश्न पूछ ले, जो अज्ञात नहीं है वहाँ से और आपको ज्ञात की ओर ले जाते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें आपको अज्ञात जो आपको पता नहीं है वो बता करके फिर जो आपको पता है उसकी ओर ले जाते हैं। वो विधि कौन सी विधि कहलाती है? क्या वो समय विधि कहलाती है, क्या आगमन विधि कहलाती है, क्या निगमन विधि, क्या सहचर्य विधि में ऐसा होता है? इसमें किस विधि में ऐसा होता है? तो आपने देखा होगा कि निगमन विधि में पहले नियम, देखो नियम किसी को नहीं पता, उदाहरण लेकिन पता होता है। जैसे हमने कोई उदाहरण नियम लिख दिया है कि जब आ को आ से मेल होता है, दीर्घ संधि में जब आ का आ से मेल होता है तो बड़ा आ का निर्माण होता है। अब बच्ची को संधि के बारे में पता नहीं, दीर्घ संधि के बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो पहले हमने नियम बता दिया कि जब आ के बाद आ आएगा तो बड़ा आ होगा। ये बच्चे को नहीं पता था, फिर हमने उसको उदाहरण दिया। तो यही विधि जो हुई अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि। यह निगमन विधि शिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाती है। आगमन विधि जो बच्चे को ज्ञात है, जो पता है, जैसे किसी बच्चे को गाँव के बारे में पढ़ाना है तो हम गांव के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे बच्चों से, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हाँ इस तरीके से भी होना, मतलब उसको जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता उसके बारे में बताएंगे, तो वो आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। अज्ञात से ज्ञात के प्रति निगमन विधि में होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही था। प्रश्न संख्या 4 पर जाते हैं। व्याकरण कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण से प्रमुखाः विधियाः सन्ति। व्याकरण शिक्षण की, जो व्याकरण की शिक्षण देते हैं हम लोग, जो व्याकरण पढ़ाते हैं, उसके लिए प्रमुख विधि कौन सी है? कह रहा है पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि, संभाषण भाषा संदर्भ विधि, एते सर्वे। पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि, भाषा संदर्भ विधि, एते सर्वे। व्याकरण शिक्षण की, जब हम व्याकरण की शिक्षा देते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है कि कौन सी विधि से हम बच्चों को पढ़ाएं, वो कौन सी उपयुक्त विधि है? क्या पाठ्य पुस्तक विधि उपयोग है, क्या सहयोग विधि, क्या भाषा संदर्भ विधि, या एते सर्वे उपयुक्त है? तो देखिए व्याकरण शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक विधि, तो सबसे पहले कि पुस्तक में जो नियम दिया गया हम उसको पुस्तक बताएंगे पढ़ के। फिर सहयोग विधि, जैसे कि हम संधि अभी बताए थे, संधि के बारे में हमने उदाहरण दे दिया कि आया आकर मिल होने पर बड़ा होगा। जैसे विद्या, विद्या है, विद्या के अंत में आया है, आलय है, आलय के अंत में आया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ इसमें आकर मिल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विद्यालय बनेगा। उसके बाद हमने 2-4 उदाहरण उसको दे दिए, ठीक है। और फिर हमने कहा कि ये जो है आप लोग करिए। तो सहयोग विधि क्या हो गया? फिर एक दूसरे से, मतलब आप उनसे पूछिए कि इसका विच्छेद क्या हुआ, 2-4 शब्दों में बच्चों में आपस में सहयोग करने के लिए, ये सहयोग विधि के अंतर्गत आ गया। फिर भाषा संदर्भ विधि, यह भी व्याकरण के लिए उपयुक्त विधि है। सहयोग विधि भी, पाठ्य पुस्तक विधि भी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, एते सर्वे। यानी कि पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि और भाषा संदर्भ विधि, ये सारी विधियां व्याकरण शिक्षण के लिए प्रमुख विधियां हैं व्याकरण शिक्षण की, ठीक है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किम विधेयम भवता यदि छात्रा अनुशासिता। आपको क्या करना चाहिए यदि भवता किम विधेयम, क्या करना चाहिए भवता यदि छात्रा अनुशासित है। आपका छात्र यदि अनुशासित है तो उसको क्या करना चाहिए? किमपि नैव करिष्यामि, कुछ नहीं करना चाहिए। ये तो एकदम बकवास है, इसको काट दीजिए। सबसे पहले हमने ये भी एक मेथड बताएगा कि गलत प्रश्नों को काटना कैसे। दूसरा है अनुशासित जनई प्रेरणा क्रिया। अनुशासित जने, जो अनुशासित लोग हैं उनकी प्रेरणा स्वीकार करानी चाहिए, उनकी प्रेरणा देनी चाहिए। बी ऑप्शन हो गया। चलिए ठीक है, कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं।
अनुशासनस्य महत्तम बोधनीयम, अनुशासन का महत्व उसको बोधनीय कराना चाहिए, देना चाहिए उसको, अनुशासन का महत्व बताना चाहिए। फिर डी है तद उदाहरण स्पष्टीकरणीयम, उसके उदाहरण को स्पष्ट करना चाहिए। तो यदि आपके छात्र जो हैं अनुशासित हैं तो उनके लिए क्या करना है, अनुशासन, तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, अनुशासन से महत्व बोधनीय, उनको अनुशासन के महत्व को बोधित करना चाहिए कि अनुशासन क्या हमारे ज़िंदगी में क्या महत्व है, अनुशासन यदि हम करेंगे तो उसका आगे चल के हमें क्या परिणाम होने वाला है। तो उसके महत्व को, किसी चीज़ के गुण और दोष को जब आप बताएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से जान पाएगा। जैसे यदि कोई छात्र, ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोई छात्र यदि बाहर की चीज़ें खा रहा है तो आप उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के भी। जैसे शिक्षण में आपका CDP शिक्षण में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न CDP में, तो आपको ऑप्शन में जैसे दे दिया कि उसको मारना चाहिए और उसको जो है उसकी चीज़ कितनी महंगी, इस तरीके से 2-4 ऑप्शन बना दिया और एक ऑप्शन बनाता है कि उसके गुण और दोष को बताना चाहिए। तो जब आप उसकी हानि को बताएंगे कि बेटा कुरकुरे नहीं खाना चाहिए, कुरकुरे में ये होता है, ऐसी दिक्कत हो जाती है, पेट के लिए ये नुकसान करता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अनुशासन के महत्व को जब उसको बताएंगे और जब वो समझेगा तो उसको ज़्यादा असर पड़ेगा, ना कि कुछ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, साथी जनों की प्रेरणा देंगे तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जब गुण दोष को हम किसी को बताते हैं तो वो उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण से विधि ना अस्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, आगमन विधि नहीं है, विश्लेषण विधि नहीं है, निगमन विधि नहीं है, संश्लेषण विधि नहीं। कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की नहीं है, आगमन विधि नहीं है, विश्लेषण नहीं है, निगमन नहीं है, अथवा संश्लेषण नहीं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं और फिर नियम बताते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताते हैं फिर नि से नियम, याद रखिए। आगमन निगमन में इतना याद रखिए कि नि से नियम, तो नियम में जब पहले नियम बताते फिर उदाहरण बताते, तो आगमन में जाहिर सी बात है पहले उदाहरण और फिर नियम, बहुत आसान है। विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण और संश्लेषण, जैसे कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई उदाहरण से नियम की ओर गई, ये हो गया, और एक होता है कि उदाहरण से आकर के यहाँ सिमट गई नियम, तो ये विश्लेषण और संश्लेषण का है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि आपकी क्या नहीं है, विश्लेषण विधि। कौन सी विधि नहीं है, विश्लेषण विधि उपयुक्त नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए। ठीक है, बाकी संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, ये सब व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं, जबकि विश्लेषण विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति का, वाचन शिक्षण की, वाचन करने, जब हम बच्चों को अंदर वाचन पढ़ाते हैं कि इस प्रकार से वाचन करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी पद्धति क्या है, किस विधि से बच्चों को समझाएंगे कि वाचन किस प्रकार करना है। कार्य गत्याम समन्वय विधि, लेखन अभ्यास, वर्तनी अभ्यास, एते सर्वे। तो आप कार्य गत्याम समन्वय, लेखन अभ्यास, तो देखिए लेखन अभ्यास, देखिए वर्तनी अभ्यास तो आपका ठीक था, और यदि यहाँ पे लेखन अभ्यास न देकर कुछ और दे दिया जाता तो शायद यहाँ पे उपयुक्त एते सर्वा हो जाता, लेकिन लेखन अभ्यास देखिए देखने से ही लग रहा है यहाँ क्या कह रहा है, वाचन के लिए, यानी कि जो श्लोक हम लोग वाचन करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, तो वहाँ वाचन में अब लेखन कहाँ से आ गया, तो लेखन अभ्यास पूरी तरह गलत है, ये गलत हो गया, तब एते सर्वा अपने आप ही गलत हो गया। अब देखना है कि वर्तनीय अभ्यास और कारगत्यात्मक समन्वय, कारगत्याम समन्वय, तो वर्तनी अभ्यास में वर्तनी क्या होता है कि वर्तनी का एक एक शब्दों का ये वर्तनी अभ्यास का ये भी गलत हो गया पूरी तरीके से। कारगत्याम समन्वय कि आप किस प्रकार से, कहाँ आपको विराम लेना है, कहाँ आपको, जब वाचन करना सिखा रहे हैं बच्चे को तो कहाँ आपको विराम लेना है, रुकना है, यानी सांस रोकना है। जैसे आप पढ़ते कश्चित कांता, यहाँ रुके, विराह गुरुणा, तो कहाँ आपको रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, इस तरीके से इसका जो समन्वय है कि कहाँ आपको
मतलब तुकांत क्या है, ये सब चीज़ें, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ किस प्रकार से, कहाँ आपको गैप नहीं देना है, जो इस प्रकार किसी श्लोक को पढ़ने का जो तरीका होता है उसी का गद्यांश समन्वय कहते हैं। और वाचन विधि की मतलब वाचन का सर्वोत्तम पद्धति यही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7 का। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8, विश्लेषणात्मक। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है विश्लेषणात्मक विधेयक एका विधिरस्ति। जो विश्लेषणात्मक विधि है उसकी एक विधि है, सहचर्य विधि, संयुक्त विधि, अनुकरण विधि अथवा आगमन विधि। विश्लेषण विधि की एक विधि क्या है? अनुकरण विधि है, संयुक्त विधि है, सहचर्य विधि है अथवा आगमन विधि है। कौन सी विधि है? तो विश्लेषण विधि की एक विधि संयुक्त विधि भी है। कौन सी विधि है? संयुक्त विधि। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। गद्य शिक्षण से विधि अस्ति। गद्य शिक्षण की, जब आप किसी गद्य को पढ़ा रहे हो तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी विधि है? निगमन विधि है, उद्बोधन विधि है, आगमन विधि है अथवा सूत्र विधि है। सबसे पहले तो आप सूत्र विधि काट दीजिए, क्योंकि सूत्र विधि व्याकरण विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है आगमन विधि। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम दिया जाता है, तो ये भी व्याकरण विधि में के अंतर्गत ही आता है। उद्बोधन विधि आपका है, और फिर निगमन विधि। तो निगमन में पहले नियम बताकर उदाहरण, तो ये भी व्याकरण विधि का व्याकरण की एक विधि है। तो आपका बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर विधि है उद्बोधन विधि, और यही आपका गद्य शिक्षण के लिए इनकी विधि है, उद्बोधन विधि। संस्कृत गद्य शिक्षण के लिए उद्बोधन विधि एक विधि है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पूर्णात अंश प्रति विधिरस्ति। पूर्ण से अंश की ओर, जो पूर्ण से अंश की ओर जाना, यानी कि पहले किसी चीज़ का स्वरूप बता देना, फिर एक एक अंगों की व्याख्या करना, उसके नाक की, कान की, जैसे कोई किसी शरीर के बारे में पहले बता देना कि शरीर ये होता है, ये, उसके बाद फिर उसके आँख की व्याख्या करना, उसके नाक की व्याख्या करना, उसके, जैसे आप किसी चीज़ की परिभाषा बताएं, ये संधि क्या होता है, फिर आपने उसकी संधियों के प्रकार बता दिए, ये, तो इसी को पूर्ण से अंश की वजह, संपूर्ण, किसी का संपूर्ण चीज़ एक बार बता दिया, उसके बाद उसके छोटे छोटे चीज़ों की व्याख्या करना, यही पूर्ण से अंश के प्रति विधि है। ठीक है, अब देखिए विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है, निगमन विधि है, पूर्ण से अंश, आगमन विधि है अथवा डी ऑप्शन आपका संयुक्त विधि है। तो पूर्ण से अंश की ओर को और किस विधि के नाम से जानते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं अथवा आगमन विधि कहते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर जो होता है वो आपका विश्लेषण विधि होता है, कि यानी पहले आपने पूरा ढांचा बता दिया, उसके बाद उसके एक एक चीज़ों की इस तरीके से व्याख्या कर दी, तो इसी को विश्लेषण विधि कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, इसी विश्लेषण विधि को पूर्ण से अंश की ओर भी कहते हैं, यानी पहले संपूर्ण बता करके फिर उसके एक एक अंगों की व्याख्या करना। चलिए अब 2-4 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि शिक्षण विधि नास्तिक। शिक्षण की विधि नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान, वाद विवाद अथवा भाषण। शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? कौन सी, जब हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो कौन सी विधि शिक्षण की विधि के अंतर्गत नहीं आती है? सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान, वाद विवाद अथवा भाषण। प्रश्न संख्या 11। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षण विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? 5 मिनट 10 मिनट के अंतर, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को, किसी एक स्किल को, शिक्षण के किसी एक स्किल को, जैसे व्याख्या विधि या कोई विधि, कोई एक स्किल को उसके सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम बताते हैं, और बहुत ही कम टाइम का होता है, 6 मिनट का होता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका टाइम अवधि क्या होती है? 6 मिनट होता है, और संपूर्ण जो शिक्षण है उसको शायद कुल 36 मिनट होते हैं संपूर्ण शिक्षण विधियों के। ठीक है, तो जब आप शिक्षण कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ एक ही विधि को तो अपनाएंगे नहीं, है ना, तो जितनी विधियाँ, सारी विधियों को देखेंगे।
तो सूक्ष्म शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए अब अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सुग्गा विधि अस्ति सूत्र विधि, रचना विधि, पाठ्यपुस्तक विधि अथवा लेखन विधि। सुग्गा विधि क्या है? सूत्र विधि, रचना विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, लेखन विधि। सुग्गा विधि, एक विधि को सुग्गा विधि कहते हैं। वो कौन सी विधि है जिसको सुग्गा विधि कहा जाता है? प्रश्न संख्या 12 शिक्षण विधि, रचना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि अथवा लेखन। तो पाठ्य पुस्तक विधि। सुग्गा क्या होता है? सुग्गे को हम लोग पढ़ाते हैं ना, जो बोलते हैं वही वो बोलता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि को इसीलिए सुग्गा विधि कहा गया है। सुग्गा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा यूनिक प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि सुग्गा विधि कौन सी विधि है। तो पाठ्य पुस्तक विधि जो है आपकी, वो सुग्गा विधि के अंतर्गत आती है। चलिए प्रश्न संख्या 13। नाटक शिक्षणस्य प्रमुख विधि अस्ति। नाटक शिक्षण, नाटक पढ़ा रहे हैं आप किसी बच्चों को, अगर नाटक पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? व्याख्या विधि क्या, कक्षा अभिनय विधि, आदर्श अभिनय विधि, एते सर्वा। कक्षा अभिनय विधि, अभिनय में शोरगुल देखिए, कक्षा अभिनय विधि और आदर्श अभिनय दोनों में अंतर है। आदर्श अभिनय में क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से, जो एक सही तरीका, उस तरीके से अभिनय करना सिखाना। और कक्षा अभिनय विधि में आप कुछ भी बोल दिया, तो इसमें जो है, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन देखिए कंफ्यूज कर दिया, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ आपका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आदर्श अभिनय विधि प्रमुख विधि। आदर्श अभिनय कर मतलब जो सही है उस तरीके से, ये नहीं कि कुछ भी जो है आप नाटक पढ़ा रहे तो कुछ भी बच्चे अपने हिसाब से करें, नहीं। एक आदर्श अभिनय, उस नाटक में जो जैसा अभिनय हुआ है ठीक वैसे ही अभिनय कराना, ये जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाएगी। तो यहीं पर वीडियो को अंत समाप्त करते हैं। और फिर से मैं एक बार कहूँगी कि अगर मेरे वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है और अच्छे से प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तेजित करता है। और हम तो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, तो हमारे लिए तो परोपकार पुण्याय के समान है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, इसके लिए आप बाध्य नहीं है। नमः संस्कृताय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमो नमः।